बेराह रवि की राह रवि कि जिस पे हमारा ये माशरा गामजन है। तो पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम है, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसका जो हर इम्पोर्टेंट केस होता है वही एक अपनी मिसाल खुद होता है, जिससे पूरी दुनिया जो है वो एज अ एग्जाम्पल के तौर पे देखती है। देखिए आप, एक और इम्पोर्टेंट केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो आइए देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम है वो इससे कैसे डील करता है। तो ये हमारे पास स्टेट वर्सेस दासू केस, जो दासू केस स्टेट वर्सेस था, ये अबाउट हुआ था 1958 में। तो आइए देखते हैं कि ये केस क्या था, बैकग्राउंड ऑफ द केस। तो हुआ कुछ यूं था कि जो बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट लोरलाई है, वहां पर एक मर्डर हुआ था। और मर्डर किसने किया था? मर्डर किया था दासू नामी शख्स ने। ये हमारे पास था मर्डर। अब वहां पे क्या किया था, वहां की जो लोकल अथॉरिटीज थी, जो लोकल लोग थे, उन्होंने इस दासू को अरेस्ट किया और किसके हवाले कर दिया? लोया जिरगा, या फिर हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हवाले कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ कि लोया जिरगा के लोग थे, उन्होंने जो दासू है इसको कसूरवार ठहराया, इसको कातिल ठहराया। अब हुआ कुछ यूं कि ये जो लोया जिरगा है, इसके हवाले किस रेगुलेशंस के थ्रू किया था? उसे बोलते हैं FCR 1901। और ये हमारे पास FCR क्या है? फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन एक्ट 1901। इस एक्ट के तहत उनकी लोकल अथॉरिटीज ने इन दासू को अरेस्ट करके किसके हवाले कर दिया था? लोया जिरगे के हवाले कर दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, अब अरेस्ट हुआ दासू पे, वो जुर्म साबित हुआ, वो मुजरिम पाया, उसे सजा मिली। अब क्या हुआ कि जो दासू की फैमिली थी, उसने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया। क्या दायर किया? क्योंकि ये 1958 चल रहा है और 1956 में पाकिस्तान का जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रमलगेट हुआ था। और 1956 के जो फर्स्ट हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6 डील करता था इक्विटी बिफोर लॉ, इक्विटी ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। अब यहां पे जो पिटीशन दायर की गई दासू की फैमिली की तरफ से, उन्होंने कहा जी कि ये जो FCR है 1901 है, ये जो है ये रिपग्नेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1906 के 1956 की जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6 है, ये उसके अगेंस्ट है। अब यहां पर क्या होता है कि लाहौर हाई कोर्ट वर्डिक्ट देता है कि जो हम यहां पर FCR 1901 है, ये नल और वाइड है। मींस कि 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन एक्ट 1901 है, उसका कोई वजूद नहीं होता। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, वो अफेक्ट्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट। इसका अफेक्ट क्या होता है? लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया कि FCR 1901 एक्ट जो है ये नल एंड वाइड है, लेकिन उन केसेस का क्या कि जिन केसेस को FCR 1901 एक्ट के तहत सॉल्व किया गया और उस पे जो जजेस हैं, ये जो लोया जिरगा है, उन्होंने वर्डिक्ट दिया, क्या वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, क्या वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं? तो उन केसेस का क्या होगा? ये एक जो है वो जो जुडिशियल क्राइसिस है मुल्क में उभर आया। उसके बाद क्या होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, इस केस को कवर करने के लिए हाई कोर्ट में अपील करती है, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो जिसे कि उस वक्त फेडरल कोर्ट कहा जाता था। अब हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी जो सुनवाई की डेट रखती है वो तो 13 अक्टूबर 1958 रखती है कि 13 अक्टूबर 1958 को इस केस की हियरिंग होगी। लेकिन 7 अक्टूबर 1958 को एक और अलमिया आता है पाकिस्तान की तारीख में। क्या होता है कि 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान यहाँ पे मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ लगाने के साथ साथ ही उन्होंने जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको खत्म कर दिया। सारी जो असेंबलीज थी, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, उनको डिसॉल्व कर दी। अब यहां पर देखें, प्रोमलगेशन ऑफ मार्शल लॉ हो गया, कब हुआ? 7 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट देखें, लॉज कंटिन्यूज इन फोर्स ऑर्डर 1958।
तो उसी के 3 दिन बाद मींस कि 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान मार्शल लॉ लगाते हैं। इसके 3 दिन बाद मींस के 10 अक्टूबर को जो लास्ट कंटिन्यूस इनफोर्स ऑर्डर है 1958 जो है वो मुल्क में लग जाता है। इस ऑर्डर के तहत के जो सारे के सारे ओल्ड लॉज हैं एक्सेप्ट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वो सारे के सारे मुल्क में लागू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया गया, उसके अलावा जितने भी लॉज हैं वो मुल्क में दोबारा से लागू हो गए। अब यहाँ पे देखें एक और चेंजिंग आ गई पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम में। ओल्ड लॉज दोबारा आ गए, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था इस वजह से कि जो एफसीआर ने वर्डिक्ट दिया है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो जाता है। तो 13 अक्टूबर 1958 को एक टेक्निकल पॉइंट उभरता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वो तो इस वजह से सुनाया था कि जो एफसीआर 1901 का एक्ट है ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। बट अब जब 13 अक्टूबर आती है तो 13 अक्टूबर को 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो जाता है और एफसीआर 1901 जो है वो कंटिन्यूस इनफोर्स ऑर्डर के तहत दोबारा जो है वो एक्ट में आ जाता है या इन्फोर्स्ड हो जाता है। सो अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इसने कलअदम करार दिया और फिर क्या हुआ दोबारा डिसीजन सुनाया गया और किस जो है थ्योरी के तहत वो हमारे पास थी केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म क्या था कि अगर मुल्क की गवर्नमेंट या उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मीटा लीगल चेंज आती है और उस मीटा लीगल चेंज की वजह से कोई इंटरनल जो है वो पब्लिक राइज अप नहीं होता और जो एक्सटर्नल मुल्क की सॉवरेनिटी होती है इंटेग्रिटी होती है उस पर भी कोई फर्क नहीं आता, तो ऐसे कानून को जो है वो हम कहते हैं साइलेंट रेवोल्यूशन और ये एक इंटरनेशनल लॉ होगा। तो यहाँ पर देखें इस केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म के थ्रू जो सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे हमारे पास चीफ कोर्ट के फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मुनीर थे मोहम्मद मुनीर आई थिंक उनका नाम था जस्टिस मोहम्मद मुनीर, उन्होंने जो है वो अयूब खान के मार्शल लॉ को भी लीगलाइज कर दिया और उसके बाद जो एफसीआर 1901 का जो हमारे पास 1901 का एक्ट था फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन का उसको भी दोबारा इन्फोर्स कर दिया। 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म कर दिया। तो ये था कहानी कि एक कोर्ट जो है वो उसको जो सजा को खत्म करती है, दूसरी कोर्ट ना कि ये देखते हुए कि वो बंदे ने कत्ल किया हुआ है जस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन लॉज उस बंदे को दोबारा सजा सुनाती है। तो ये हमारे पास जो था स्टेट वर्सेस दासू केस था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और गेट का एक टॉपिक है।